Yes, sir. Be quick. Okay, sir. One. Yes, sir. Aman, C education, all set. माहौल कैसे हो? यस सर, गुड मॉर्निंग। उधर से आवाज नहीं आ रही सर, लास्ट में से इधर। सर गुड मॉर्निंग। यस सरकार, माहौल जबरदस्त, शानदार, पक्का। सर जीएसटी क्या होता है, कैसे होता है, ऑल क्लियर, पक्का, ओके गुड। तो सर अब तक हमने बात करी ये ब्लिंक हो रहा है भैया बार बार, देखना। अब तक हमने बात करी कि सर 10 का क्रेडिट क्यों मिला, और इसमें एनर्जी नहीं मिली मेरे को सर आपकी। 10 का क्रेडिट पक्का, गुड। सर हमने समझ लिया एक्साइज क्या होता है, सर्विस टैक्स क्या होता है, वेट क्या होता है, पुराने लॉज में क्या लकूना था जिसकी वजह से जीएसटी आया, क्लियर। इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है, इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है, इंट्रा स्टेट पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, इंटर स्टेट सप्लाई पर आईजीएसटी लगता है। हाँ है ना मेरे मालिक, क्लियर। सर आईजीएसटी का क्रेडिट, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, क्लियर। ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। यहां तक पिक्चर आपकी सेट हो गई यहां पे, क्लियर। अरे पक्का, ओके। सर अब यहां तक तो हमने एक ओवरव्यू लिया, एक पिक्चर समझी कि आखिर जीएसटी क्या होता है, आखिर जीएसटी क्यों आया और जीएसटी कैसे आया। अब जीएसटी क्या आया वो भी बात कर ले क्या सर? चलिए सरकार अब शुरू करते हैं एक्चुअली द प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी। शुरू करें मालिक। अच्छा एक बार उससे पहले सब लोग दिल से समझ में आया कि नहीं आ रहे? पक्का ना सर? 100%। सर यू नो ये जो आपकी लाइफ का ये जो वक्त है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इन योर लाइफ, क्लियर। तो एट द सेम टाइम वो टाइम आप जब हमारे लिए यहां दे रहे हो तो ये मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है सर कि वो टाइम स्पेंड नहीं होना चाहिए, वो टाइम इन्वेस्ट होना चाहिए। सो आई होप जिस एक्सपेक्टेशन से आप आए हो, आई होप जिस उम्मीद से आपके पेरेंट्स ने आपको यहां भेजा है, मैं भगवान से ये प्रेयर करता हूँ वो कभी उम्मीद टूटे नहीं सर। आई होप आपको समझ में आ रहा है सब चीजें। अरे क्लियर, पक्का, 100%। तो शुरू करेगा जीएसटी सर, ओके। तो सर सबसे पहली बात, सेक्शन नंबर 1 हमने बात करी थी सीजीएसटी एक्ट। अच्छा हम पढ़ रहे क्या? सीजीएसटी एक्ट 2017, 1 जुलाई 2017 से ये एप्लीकेबल हुआ था। कब से भाई? 1 जुलाई 2017 से एंटायर इंडिया। अच्छा सुन रहे सेक्शन नंबर 1 सीजीएसटी एक्ट का शॉर्ट टाइटल इस एक्ट का नाम होगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। 1 जुलाई 2017 से ये एप्लीकेबल होगा एंड इट शेल एक्सटेंड टू एंटायर इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड। भाई मैं 2017 की बात कर रहा हूं, मैं 2017 की बात कर रहा हूं जब आर्टिकल नंबर 370 नहीं हुआ था सर। हाँ ना सर? सर तो वहां क्या लिखा था?
एंटायर इंडिया एक्सेप्ट। अच्छा ऐसा क्यों हुआ करता था बेटा हर जगह? पता है क्योंकि कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा पर पर सेंट्रल गवर्नमेंट का, देखो वो भी इंडिया का पार्ट है बेटा, पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एक्ट, कोई भी कानून वहां अप्लाई होने से पहले वहां की स्टेट गवर्नमेंट की कॉन्करेंस रिक्वायर्ड थी। मतलब वो स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी हाँ साहब हमारे यहां भी एप्लीकेबल कर दो तो एप्लीकेबल होगा, वरना तुम तुम्हारा अप्लाई करो पूरे इंडिया में, हमारे यहां अप्लाई नहीं होगा। ये सिस्टम था जम्मू एंड कश्मीर सर, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया तो पूरे इंडिया में अप्लाई होता ना बेटा यार वो, पर कश्मीर गवर्नमेंट बोलेगी हाँ हमारे यहाँ अप्लाई होगा तो ही अप्लाई होगा, वरना अप्लाई होगा ही नहीं। ये सिस्टम था पहले। क्लियर? तो 1 जुलाई 17 को जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ वहां लिखा क्या, दिस विल अप्लाई टू एंटायर इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पर सर 8 जुलाई को महबूबा मान गई। महबूबा मुफ्ती की बात कर रहा हूं भाई। सर 8 जुलाई 2017 को स्पेशल ऑर्डिनेंस पास करके जम्मू एंड कश्मीर भी इसको एप्लीकेबल कर दिया, क्योंकि सर वहां जो बैठा ना उसका नाम क्या है, मोदी। क्योंकि ये फॉर्मूला ऐसा था कि झक मार के उनको एक्सेप्ट करना ही था, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो नुकसान उन्हीं का था, क्योंकि जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, जितनी गुड सर्विसेज वहां कंज्यूम होगी उनका रेवेन्यू उनको नहीं मिलता है ना। और सर अल्टीमेटली महबूबा को मानना ही पड़ा, ऐसे नहीं तो वैसे। क्लियर? समझ में क्या कहना चाह रहा हूं आपको बेटा? इसलिए महबूबा को पहले ही मान जाना चाहिए बेटा। अरे क्लियर? तू क्या इमेजिन कर रहा है भाई? पक्का ना? हाँ सर यहां तक पॉइंट समझ में आया? 100%? ओके। सो 8 जुलाई से सीजीएसटी एक्ट इज एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। अच्छा आर्टिकल 370 हटने के बाद तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं सर, पावर ही खत्म कर दिया सारा उनका सर। ओके मालिक? ठीक सर। अभी सर कोई भी एक्ट, कोई भी टैक्स, किसी भी एक्ट के थ्रू जब कोई टैक्स चार्ज होता है बेटा, तो कब चार्ज होगा, क्या एक्टिविटी करने में चार्ज होगा, वो किसी एक सेक्शन में लिखा होता है, और वो एक्टिविटी आप करोगे तो ही वो टैक्स चार्ज होगा बेटा। दैट सेक्शन इज कॉल्ड चार्जिंग सेक्शन। वो सेक्शन है कौन सा? सेक्शन नंबर 9। देखो सेक्शन 1 कभी भी चार्जिंग सेक्शन हो ही नहीं सकता बेटा। अच्छा एक बात हो, किसी भी एक्ट को पढ़ लो, किसी भी रूल को पढ़ लो आप बेटा, हमेशा रूल नंबर 1, या अगर एक्ट है तो सेक्शन नंबर 1, इस एक्ट का नाम क्या है, किस दिन से एप्लीकेबल होगा और कहां अप्लाई होगा बेटा। क्लियर? सेक्शन नंबर 2 यूजुअली 99% कैसे मैंने देखा डेफिनेशंस होती है बेटा। ठीक है? अभी बाकी बीच के सेक्शन बाद में बात करूंगा मैं आपसे। अभी आ रहा हूं सेक्शन नंबर 9 चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 1 पता क्या कहता है? CGST shall be levied on intra-state supply of goods or service or both except alcohol liquor for human consumption। दारू पे जीएसटी नहीं लगता, पता आपको? पता ही होगा खैर आपको तो। सर दारू पे जीएसटी पता है क्यों? चलो एक काम करता हूं मैं पूरा एक बार बोल देता हूं, फिर मैं यहां लिखूंगा भी, उसके बाद एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे सर हम। ओके तो सर सीजीएसटी शैल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ goods or service or both except alcohol liquor for human consumption at the rate notified by the government on the recommendation of the GST council, but not more than 20% of the value of such supply, and such tax shall be payable by a taxable person, full stop। okay ऐसा लिखा है। और हाँ 15 मिनट बाद अगर इस स्पीड से मैंने आपसे नहीं बुलवाया तो मेरी गारंटी सर। ओके और मैं आपको याद नहीं करवाऊंगा। ओके याद देखते सर। चार्जिंग सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 1। बहुत भारी हो तुम लोग तो यार। पूरे फुल ट्रेंड हो बेटा आप लोग। दर्शन सर ने, विजय सर ने फुल ट्रेंड किया हुआ है, और मेरे को लगता है मैं तो आपको जीएसटी पढ़ा दूंगा और पता नहीं आप मेरे को क्या पढ़ा दोगे। सर सुनना, क्या एक्सचेंज भी आने वाला सर इसमें, देखना ध्यान से। ओके सरकार सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1 बोलता है मालिक क्या? CGST shall be levied
ऑन intra-state supply of what? Goods or services or both, except alcohol liquor for human consumption, except alcohol liquor for human consumption. दारू समझ में आ रहा है बेटा आपको? बहुत जल्दी समझ में आएगा बेटा तो आपको. Except alcohol liquor for human consumption at the rate notified by the government. ओ भाई, notified by the government मतलब गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, डेलीगेटेड पावर दे दिया गवर्नमेंट को. और जब भी जीएसटी में डेलीगेटेड पावर आ जाए कि गवर्नमेंट डायरेक्ट नोटिफाई कर सकता है, तो हमेशा ध्यान रखना ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ दी, जल्दी बताओ, रिकमेंडेशन मोदी जी, अमित शाह. वो रिकमेंड नहीं करता बेटा, डायरेक्ट कर देता बेटा. ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, बट maximum rate of CGST can be 20%. Maximum rate of CGST can be 20%. अब ये जो टैक्स लगेगा किस पे लगेगा बेटा? वैल्यू. किस पे लगेगा बेटा? वैल्यू ऑफ सच सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, जो डिफाइन होगा अंडर सेक्शन नंबर 15, जो हम अलग से पढ़ेंगे पूरा चैप्टर बेटा वैल्यूएशन का बेटा. टैक्स किस पे चार्ज होगा बेटा? वैल्यू पे. एंड इट शेल बी payable by a taxable person. Full stop. ओके मालिक. ये सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 1 ये मैंने लिखा है, अभी पढ़ाया नहीं है. अब शुरू कर रहे हैं सर बात को. शुरू करूं बेटा मैं आपके लिए? शुरू करें बात को हम बेटा. ओके तो सर CGST shall be levied. ओ भाई हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? CGST एक्ट. तो हम सी की बात कर रहे हैं भाई, और जहां सी लगता है वहां पे एस भी लगेगा बेटा. हाँ है ना भाई सर? और अगर यूनियन टेरिटरी हुई तो सी के साथ क्या लगेगा? UTGST लगेगा बच्चों. और हम बात करें भी क्या? इंट्रा स्टेट सप्लाई की. किसकी बात करें बच्चे? इंटर की बात नहीं कर रहे हैं. इंटर स्टेट सप्लाई पे क्या लगता है बेटा? आवाज ढंग से नहीं आ रही देखो यार. तो गला केवल मेरा खराब नहीं होना चाहिए, आपका भी खराब करके भेजूंगा मैं. ओके सर, CGST प्लस CGST प्लस आई कौन बोला रहे? CGST प्लस SGST. समझे मेरी बात? ओके सर इंट्रा स्टेट सप्लाई पर हाँ हम पढ़ रहे क्या बेटा? CGST एक्ट. सेम सेक्शन सेम वर्ड्स आपको मिल जाएंगे कहाँ? SGST एक्ट के सेम सेक्शन नंबर के साथ में सब सेक्शन नंबर भी सेम बेटा. ओके मालिक. पर SGST एक्ट हमारे कोर्स में नहीं आता बेटा, CGST हमारे कोर्स में था, हम उसी की बात कर रहे हैं बेटा. ओके मालिक ठीक. चलिए सरकार CGST shall be levied. एक एक वर्ड का ऑपरेशन करते हैं हम. CGST shall be levied. चलिए ये लेवी का मतलब क्या होता है? चार्ज होना, टैक्स लगाना बेटा. टैक्स बोल दिया गया ठीक रहेगा. क्लियर है सर? पॉइंट पे आपसे ये कि सर टैक्स इंपोज होना, टैक्स लगना, टैक्स चार्ज होना. क्लियर सर? ऐसा कौन सा आप काम कर रहे हो जिसकी वजह से टैक्स लग रहा है? ऐसा कौन सा आप एक्टिविटी कर रहे हो जिसके होने पे ये टैक्स लगेगा बेटा? सर देखिए क्या लिखा है पे? CGST shall be levied. पर कौन सी एक्टिविटी पे होगा बेटा ये? ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई. क्या हो गया बेटा? ओके कैसा दिख रहा हूं मैं? अच्छा एकदम. तो सरकार
वीडियो क्लास वालों सब अच्छा दिख रहा है बेटा? पक्का? ओके गुड। सर यहाँ पे जो फेस टू फेस बैठे वो बोल रहे कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूं बेटा, ऐसा है कि आपको? ऐसा नहीं ना, कोई बात नहीं। सर सुनना, ओके ओके कोई बात नहीं। CGST शैल बी लेविड। लेवी मतलब टैक्स चार्ज होना है, टैक्स लगना। ये सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1 ने बताया कि ये CGST लेवी कब होगा बेटा? यू टेल मी, CGST लेवी कब होगा? ऐसा कौन सा आप काम कर रहे हो जिसकी वजह से टैक्स लेवी होगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई। अच्छा, न मैन्युफैक्चर पे न सेल पे, क्लियर? CGST लेवी होगा सप्लाई पे। और हां ध्यान देना बेटा, केवल गुड्स के टैक्सेस मर्ज नहीं हुए, सर्विसेज के टैक्सेस तो मर्ज हुए सर। इसलिए क्या लिखा? ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। अच्छा, और बोथ जो लिखा ना बेटा, मतलब गुड्स और सर्विस का कोई कॉम्बिनेशन हो बेटा। वैसे बोथ वर्ड नहीं लिखते, टेक्निकली बात करूं मैं तो भी चलता, क्योंकि आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा सेक्शन नंबर 8, वहां पे मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई का कॉन्सेप्ट आएगा। उसकी वजह से ये बोथ का रिलेवेंस नहीं रहता, पर फिर भी गवर्नमेंट क्या बहुत होशियार है बेटा, क्योंकि देश के लोग भी कितने होशियार है बेटा। अगर कोई एक्टिविटी चार्जिंग सेक्शन से ही बाहर हो जाए गलती से, तो जब टैक्स इंपोज ही नहीं हुआ तो सर कलेक्ट करने की बात तो आएगी ही नहीं सर। हाँ है ना भाई? भाई टैक्स लगेगा तो कलेक्ट करने की बात आएगी ना यार। इसलिए गवर्नमेंट ने सेफ्टी के लिए और बहुत लिखा है बेटा, ओके? पर हाँ, कोई गलत भी नहीं लिखा है, सिंपल सी बात है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो CGST शैल बी लेविड ऑन व्हाट? जल्दी बताओ। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ व्हाट? गुड्स हो या सर्विसेज हो या दोनों हो कॉम्बिनेशन। गुड्स मतलब माल, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बेटा। अच्छा, आइटम, वेरी गुड बेटा। सर्विसेज पे भी ये टैक्स बेटा ना सर? सुनना, और दोनों पे टैक्स भी बेटा सर, गुड्स और सर्विस और बहुत। ओके 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 सर। और इसका गुड्स और सर्विस का ऑपरेशन करेंगे हम बाद में बेटा, क्लियर? जब सही वक्त आएगा तब, क्योंकि आपको पता है क्या, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा है, किसी को कुछ नहीं मिलता। तो सर CGST शैल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ व्हाट? गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट दारू। दारू कौन सी बेटा? पीने वाली बेटा। एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसलिए दारू लिखा मैंने बेटा। एक मिनट, एल्कोहल लिकर का कोई दूसरा यूज भी है क्या बेटा? क्या? दवाई बेटा। कुछ लोगों के लिए दारू दवा है बेटा, है ना? अबे ओ सर, एल्कोहल लिकर इज यूज्ड सैनिटाइजर बेटा, स्पिरिट्स वगैरह। मतलब लोग तो ऐसे बेटा, घर पे लोग, पापा ने देख लिया बेटा दारू नहीं पीने का, तो बेटा ये तो सैनिटाइजर पी जाता बेटा सर। मतलब मंदिर जाता है बेटा, चरणामृत लेते हैं बेटा, तो ये क्या करता है? सैनिटाइजर लेता है सर। ऐसा ऐसे से लोग देश के अंदर बेटा, क्लियर? मेडिसिन बेटा, वेरी गुड बेटा। दवा, ड्रग्स बेटा। अच्छा, कफ सिरप। विजय सर बोलते मेरे को कि उनका गला खराब होता है, कफ सिरप पी लेते हैं वो बेटा। तो मैं बोलता हूँ कफ सिरप इतनी सी पीनी होती है, आप इतनी पी लेते हो सर। तो सर सुनना, ब्रेकअप पे तकलीफ यही है बेटा, तुम ब्रेकअप पे पीते हो, हम पैचअप पे पी लेते हैं सर। जो हमारा ना हो सका वो किसी और का क्या हो पाएगा? तो सर पॉइंट ये, एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एक मिनट ओ भाई, एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर GST नहीं लगता, पता है क्यों? क्योंकि बिफोर GST दारू पर वेट तो लगता ही था सेल करने पर, दारू के मैन्युफैक्चर करने पर एक्साइज लगता था, पर वो स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता था। क्या लगता था बेटा? स्टेट एक्साइज ड्यूटी। एंड वो एक्साइज का अमाउंट किसको मिलता था बेटा? स्टेट गवर्नमेंट को। वेट का अमाउंट भी किसको मिलता था बेटा? स्टेट गवर्नमेंट को। मतलब दारू पर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू नहीं थी। पर अगर इसको GST में मर्ज कर लेते तो मिल बांट के पीनी पड़ती बेटा। और मोदी जी ने बोल दिया मैं पीता नहीं हूं, पिला डालता हूं लोगों को।
हाँ है ना भाई, क्लियर। और सर स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट वांट टू लूज देयर रेवेन्यू, दे डोंट वांट टू शेयर देयर रेवेन्यू विद दी सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत बड़ा रेवेन्यू था बेटा, इसलिए इसको जीएसटी में इंट्रोड्यूस नहीं किया, इसको जीएसटी से बाहर रखा। और आज भी दारू पे क्या लगता है? वेट और स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है बेटा, देखा होगा ना आपने तो फिर। हाँ नहीं देखा बेटा, चढ़ने के बाद दिखता क्या है बेटा। तो सर यहां तक बात समझे मेरी आप? अरे पक्का, ओके ओके ओके। सर एल्कोहल पर अभी भी जीएसटी नहीं है, रीजन समझ में आया आपको मेरा? क्लियर, ठीक ठीक ठीक, इधर इधर। तो सर सीजीएसटी शैल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एट द रेट। किस रेट से टैक्स लगेगा? 18%, 9%, 5%, क्या लगेगा सर? नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल जो रिकमेंड करेगी वो रेट गवर्नमेंट लगाएगा, और जो रेट सीजीएसटी में लगेगी वही किस में लगेगी बेटा? एसजीएसटी में, क्लियर। और आईजीएसटी कितना होगा बेटा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी की जो रेट होती है वो होती है क्या? आईजीएसटी बेटा, ठीक है। और रेट ऑफ टैक्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पूरा शेड्यूल दे रखा है सर जिसमें लाखों गुड्स है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देगा आपको बेटा, ठीक है मालिक? ठीक, दर्शन आ रहा समझ में बेटा? गुड, वेरी गुड बेटा। तो सर सुनना, सुनना सुनना सर, अब मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी, मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी कितनी हो सकती है बेटा? सर एक मिनट, द रेट ऑफ जीएसटी यहां एक्ट में लिख डाला, एक्ट में लिख डाला कि सर रेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, बट मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी कैन बी 20%। मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी कैन बी 20 से ऊपर सीजीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा, मतलब जीएसटी की रेट मैक्सिमम कितनी हो सकती है बेटा? 40, क्योंकि 20C 20S, हाँ है ना भाई? क्लियर, क्योंकि जहां सी लग रहा हो कंपलसरी एस तो लगेगा लगेगा। और यही अगर आईजीएसटी पढ़ेंगे तो मैक्सिमम रेट ऑफ आईजीएसटी कैन बी 40%। समझे मेरी बात बेटा? पक्का पहुंच गया तक बेटा? ओके। तो सर मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी कैन बी 20%। अब ये जो रेट ऑफ टैक्स है किस पे लगेगा? क्या हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं? इनकम टैक्स लगता है कितना कमाया है कितना गवाया है पे बेटा। यहां कमाओ या गवाओ, वी डोंट केयर। जो प्राइस कस्टमर से लिया है वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्या सर? वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये एसी हमने परचेज किया ₹70,000 में मान लो, तो 70,000 में लगेगा क्या? जीएसटी। हाँ है ना भाई? समझे मेरी बात? पक्का बेटा? ठीक सर। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई, आप 70,000 में उसने कितना कमाया कितना गवाया, लॉस में बेचा प्रॉफिट बेचा, वी डोंट केयर। ओके भगवान? ठीक सर। तो सर इट शैल बी लेविड एट द रेट, मैक्सिमम रेट कैन बी 20% ऑफ व्हाट? वैल्यू। वैल्यू हम सेक्शन में 15 जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे सर। एंड इट शैल बी पेबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन, इट शैल बी पेबल बाय अ, ये क्या होता है भाई? नो आइडिया? इसलिए तो मैं आया बेटा। सर टैक्सेबल पर्सन, बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा अभी मैं, क्योंकि अभी वक्त अभी शुरू हुआ है, और जब इसका वक्त आएगा तब बात करेंगे अच्छे से बेटा। क्या होता है, धीरे धीरे माइंडसेट तैयार करना पड़ता है आपका अभी, तो सारी बातें आज एक साथ नहीं बोल सकते, पर अभी जितना काम का बता देता हूं आपको। टैक्सेबल पर्सन पता है क्या होता है? अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। क्या बोला सर? और अ पर्सन who is liable to be registered under GST, or a person who is registered under GST or is liable to be registered under GST। बच्चों, अगर कोई पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो तो टैक्सेबल पर्सन है ही है, और जैसे वो टैक्सेबल पर्सन हुआ और उसने कोई भी गुड्स या सर्विस सप्लाई करी जिस पे जीएसटी लगता है, तो उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा बेटा, अगर वो रजिस्टर्ड है तो। और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, एक मिनट,
1 मिनट, अगर वो रजिस्टर्ड तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो जो सप्लाई करेगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, पर वो रजिस्टर्ड नहीं है बट ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो लग गए, क्या लग गए? जीएसटी, जीएसटी, जीएसटी। 1 मिनट, 1 मिनट सर, 2 मिनट, 2 मिनट, अभी ये बात पहुंची नहीं बेटा आप तक, 2 मिनट, 2 मिनट लगेंगे सर इसमें, है ना, नहीं पहुंची मुझे बताएं। सरकार जीएसटी में बेसिक एग्जिबिशन दे रखा है 20 लाख रुपए का बेटा, कितने का बेटा? अभी जस्ट आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, रजिस्ट्रेशन टॉपिक मेरा अभी नहीं है, ये पॉइंट आया इसलिए बता रहा मैं आपको बेटा, एक मस्त पॉइंट बता रहा मुझे आपको एक्चुअली, इसलिए मतलब आपका टर्नओवर साल का एनुअल टर्नओवर 20 लाख अगर क्रॉस होता है, 20 लाख रुपए क्रॉस होता है, तो ही आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है, वरना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। ये बेसिक आइडिया दे रहा हूं, इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, पर मेरा पॉइंट अभी ये नहीं है। तो जस्ट आइडिया के लिए सुनिए बेटा, तो जिसका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस कर गया, ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बेटा, हूं करना पड़ेगा सर आपको, ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बेटा। पर मान लो उसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, भूल गया, पता ही नहीं था, ध्यान कहीं और था, ध्यान कहीं और था सर। अब पॉइंट ये आता है कि सरकार आपका टर्नओवर तो रजिस्ट्रेशन लिमिट को क्रॉस कर गया था, बट आपने रजिस्ट्रेशन, बट यू आर अ पर्सन हु इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, एंड इफ यू आर अ पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, देन यू आर अ टैक्सेबल पर्सन। एक मिनट, थोड़ा 2 मिनट है ना, थोड़ा डेप्थ में जाके देखो, डेप्थ में जाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना डेप्थ से जाके वापस बाहर आना है बेटा। अरे यार आप आप बहुत भारी हुए, मैं कह रहा हूं ना आप। अरे ध्यान दो भाई, मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, आप मेरे को कुछ और ही सिखा रहे हो सर आप। सरकार मेरा पॉइंट आपसे ये है कि सर अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर, आपका टोटल टर्नओवर 20 लाख क्रॉस कर गया, यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मेरी दुकान है, सोचिए दे सर, शोरूम में एसी बेचता हूं बेटा मैं, मेरा टर्नओवर 20 लाख रुपए क्रॉस हो गया है, आई एम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, पर मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये, क्या मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं? वापस पूछता बेटा मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, आई एम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, क्या मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं? क्या मैं टैक्सेबल पर्सन हूं? क्या मैं टैक्सेबल पर्सन हूं? तो सर जो एसी में बेच रहा हूं 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस होने के बाद, बताओ उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? एंड सर चार्जिंग सेक्शन ने बोल दिया क्या कि दिमाग खराब मत करना मंगल, इफ यू आर अ टैक्सेबल पर्सन आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। सर अगर भले ही मैंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया या नहीं कराया, वी डोंट केयर, टैक्स तो हम आपसे लेंगे, हाँ या ना? दूसरी बात, अगर मैंने रजिस्ट्रेशन करा दिया होता तो मतलब इज्जत से टैक्स दे दो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो हम इज्जत बिगाड़ के टैक्स लेंगे। और हां सर यहां पे जब आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते ना बेटा, उसमें इज्जत इतनी भारी बिगड़ती बेटा, हम सोच भी नहीं सकते, और मैं भी आपको बता भी नहीं सकता सर, क्योंकि वो वक्त मैंने बोला ना, किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिलता। मतलब टैक्स भी पे करना पड़ेगा, पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, कस्टमर से टैक्स भी नहीं ले पाओगे, और आपको आईटीसी भी नहीं मिलेगा, बैंड बज जानी, दुकान बंद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा सर। अभी इसलिए बता नहीं रहा मैं आपको ये सारी बातें, ठीक है, बात करेंगे बाद में बेटा। हाँ है ना मेरे मालिक सर? पर हाँ अगर मैंने रजिस्ट्रेशन करा दिया तो पे करना ही पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो भी। चलिए सेकंड बात,
मान लो मेरा टर्नओवर 20 लाख करोड़ पे क्रॉस नहीं हुआ, आई एम नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, और मैंने रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया सर, तो आई एम अ स्मॉल डीलर बेटा, हाँ है ना मेरे मालिक, तो ना तो मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं बेटा, नहीं मैं लायबल फॉर रजिस्टर्ड हूं बेटा, तो मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं हूं, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा रोड साइड में मान लो मैं लॉरी पे कोई गुड्स बेच रहा बेटा, मैं होता ना कई बार देखा होगा आपने, रोड साइड पे बेच रहा बेटा, अब उनका टर्नओवर साल का 20 लाख रुपए क्रॉस हो रहा है क्या बेटा यार, इसलिए वो जब गुड्स बेचते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं पे करते, गवर्नमेंट भी उनको कुछ नहीं कहता बेटा, हाँ है ना मालिक, क्लियर, उनको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है मालिक। पर मान लो मेरा टर्नओवर 20 लाख रुपए क्रॉस नहीं हो रहा है बेटा, पर फिर भी मेरे को होशियारी लगाने की आदत है बेटा, एंड मैंने अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा दिया, उसको बोलते हैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन बेटा, क्या बोलते हैं सर उसको, मेरा टर्नओवर 20 लाख रुपए क्रॉस नहीं हुआ, आई एम नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बट आई हैव अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन वॉलंटरीली, बताओ क्या मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं तो क्या मैं टैक्सेबल पर्सन हूं, टैक्सेबल पर्सन हूं तो लग गए, क्या लग गए, जीएसटी, क्योंकि चार्जिंग सेक्शन बोलता है क्या, सीजीएसटी शैल बी लेविड ऑन सप्लाई एंड इट शैल बी पेबल बाय टैक्सेबल पर्सन, इसलिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा तो सोच समझ के कराना बेटा, अगर आपका रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी नहीं है फिर भी आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया है तो जैसे आपने सप्लाई किया जीएसटी पे करना पड़ेगा, हाँ है ना भाई, क्लियर, ये टैक्सेबल पर्सन का मीनिंग समझ में आया है कि नहीं आया आपको सर, अच्छा इन डेप्थ मैंने नहीं पढ़ा है बेटा इसको, ना मैंने लिखवाया इसके बारे में कुछ बेटा, सही वक्त पे जब ये पॉइंट आएगा, टॉपिक आएगा तो मैं आपको शिद्दत से और मोहब्बत से पढ़ाऊंगा बेटा इसको मैं, ठीक है, अभी केवल लिंक करा है मैंने आपको बेटा, ओके, क्योंकि मेरे को आपको समझाना था बच्चों कि मजाक मस्ती अपनी जगह ठीक है, पर सर टॉपिक कितना जोरदार है सर ये, हाँ है ना, इसकी इंपॉर्टेंस क्रिएट करनी थी मेरे को, इसलिए मैंने आपको बताया बच्चों, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपने कराया या नहीं कराया केवल उससे फर्क नहीं पड़ता, इफ यू आर अ टैक्सेबल पर्सन तो सर उससे फर्क पड़ जाएगा, इफ यू आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, भले ही वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन हो, भले ही वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन हो बेटा, क्लियर, या लायबल थे इसलिए रजिस्ट्रेशन कराया बेटा, सेकंड थिंग अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया बट इफ यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन लग गए बेटा, हाँ है ना, क्लियर, और जीएसटी पे करना पड़ेगा मालिक, यहां तक समझ में आया क्या है, ठीक है सर, ठीक है, और डिटेल में पढ़ेंगे बाद में बेटा, अभी मैं सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 वापस से बोल रहा हूं बेटा, ठीक है सर, सो सीजीएसटी शैल बी लेविड, क्या बोला सर, सीजीएसटी शैल बी लेविड, सीजीएसटी शैल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ व्हाट, goods or service or both except alcohol liquor for human consumption at the rate notified by the government on the recommendation of the GST council, but maximum rate of CGST can be 20%, पर ये टैक्स जो लगेगा किस पे लगेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड इट शैल बी पेबल बाय टैक्सेबल, है ना सर, पक्का 100%, ओके, तो सर सीजीएसटी लेवी कब होगा, सीजीएसटी लेवी कब होगा, बोलो सर, एसजीएसटी लेवी कब होगा, बोलो बोलो बोलो, इंट्रा स्टेट, अच्छा एक बात और, आप जो भी आंसर दे रहे हो ना बेटा, एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे पता है क्या है, आप सबसे बेटा आप लोग आंसर दो, और सेकंड रिक्वेस्ट ये है कि किसी का भी आंसर अगर गलत हो जाए ना बेटा तो कोई दूसरा उस पर कमेंट मत करो बेटा, ना उस पर हंसो बच्चों, क्लियर, सर अगर आंसर गलत हुआ है ना सर, मैं मेरा प्रॉमिस दे रहा हूं आपसे सर, वो आंसर मैं सही करूंगा आपसे सर, मेरा काम ही यही है सर, क्लियर, बस उसको डीमोटिवेट मत करना आप लोग कि वो आंसर नहीं दे बेटा, ओके, क्लियर सर, और मैंने आपको कल बताया है अगर आंसर गलत हो क्या सोचने का, यस, मजा आ गया साहब, जो गलत आ रहा था वो सही हो गया, क्लियर, सो इन्वॉल्व होइए, बात करिए, माहौल बनाने का काम मेरा है सर, सर सीजीएसटी शैल बी लेविड ऑन और व्हाट, गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और है ना भाई, क्लियर, एंड इट शैल बी पेबल बाय टैक्सेबल पर्सन, अरे यस या नो, पक्का, चलिए सर, सीजीएसटी लेवी कब होता है बेटा, इंट्रा स्टेट सप्लाई, सीजीएसटी लेवी कब होता है बेटा, इंट्रा स्टेट सप्लाई, क्लियर, एसजीएसटी लेवी कब होगा, इंटर स्टेट, एसजीएसटी लेवी कब होगा बेटा, इंट्रा स्टेट सप्लाई, क्लियर, आईजीएसटी लेवी कब होगा बेटा, इंटर स्टेट सप्लाई, जो सेक्शन नंबर 5, जो सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1 हमने पढ़ा है, जो सेक्शन नंबर
9 सबसेक्शन 1 हमने पढ़ा है, सेम सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 एसजीएसटी एक्ट का भी बेटा है ना। और सर खास बात, सेम सेक्शन नंबर 5, सेम सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 1 है किसका, आईजीएसटी एक्ट का। तो मैं चाहता हूं एक बार आईजीएसटी एक्ट का भी सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 1 आप बोल दे बेटा। तो बोलो सर, आप सोच के बताओ मुझे क्या लिखा होगा। सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 1 में लिखा होगा क्या, आईजीएसटी शैल बी लेविड ऑन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ व्हाट, गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट alcohol liquor for human consumption at the rate notified by the government, but maximum rate of IGST can be 40%. हाँ sir, IGST can be 40 क्योंकि IGST is the sum total of CGST and SGST, so maximum rate of IGST can be 40% of what, value of such supply, and it shall be payable by taxable, है ना मालिक, पक्का। बस मैं ये चाहता हूं बेटा कि आपके कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर करूं सर कि नेक्स्ट पॉइंट अपने आप बोल दे बेटा। क्लियर सर, मैं आपको यही समझा रहा हूं 2 दिन से कि कोई भी प्रोविजन आप पढ़ो, ये समझो वो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है अपने आप समझ में आएगा। क्लियर। और मैं कह रहा हूं चीजों को याद करने की कोशिश मत करो, चीजों को सोल्व करने की कोशिश करो। जब आप चीजों को सोल्व करने की कोशिश करोगे ना सर, उसको याद करना नहीं पड़ेगा सर आपको। ओके बच्चों, ठीक सर। तो सर सीजीएसटी लेवी कब होता है बेटा, इंट्रा स्टेट सप्लाई, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगर आप यूनियन टेरिटरी के अंदर इंट्रा स्टेट सप्लाई करो तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगेगा बेटा, हाँ है ना भाई। आईजीएसटी, अच्छा सीजीएसटी कब लगेगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई। आईजीएसटी मतलब सर सी हो या एस हो या आई हो। जीएसटी लेवी कब होता है साहब, इंटर हो या इंट्रा हो, सी हो या आई हो। सर जीएसटी कब लेवी होगा, सप्लाई पर। सर मतलब अल्टीमेटली आप ये कहना चाह रहे हो कि सर जीएसटी लेवी कब होता है बेटा, सप्लाई पे, हाँ है ना भाई। मैंने ना सीजीएसटी लिखा है ना आई लिखा है बेटा। क्लियर। अच्छा एक मिनट ये होशियारी है। तो एक चीज मुझे और बताना सर लास्ट। आप सर मैं पूछूंगा, भले 2 बार पूछूंगा, आप आंसर देंगे बेटा, भले ही सेम क्वेश्चन का आंसर देंगे बेटा, पक्का। तो आप मुझे बताओ ऐसा वो कौन सा इवेंट है जिसके होने पे जीएसटी लगता है, ऐसा कौन सा वो इवेंट है जिसके होने पे ये पर्टिकुलर टैक्स एप्लीकेबल होता है, ऐसा वो कौन सा इवेंट है जिसके होने पे टैक्स एबल होता है बेटा। सो व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी, व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी, भारत माता की जय। सो टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई। टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या होता है, वो इवेंट जिसके होने पे कोई पर्टिकुलर टैक्स लगता है, वो इवेंट जिसके होने पर कोई पर्टिकुलर टैक्स लगता है इज कॉल्ड टैक्सेबल इवेंट। बताओ एक्साइज का टैक्सेबल इवेंट क्या है, एक्साइज का टैक्सेबल इवेंट क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स। वेट का सेल ऑफ गुड्स। सर्विसेज का सर्विसेज प्रोवाइड करना बेटा, हाँ है ना भाई। सर इंपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे क्या सुनना, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे क्या लगता है बेटा, कस्टम्स। तो कस्टम्स का टैक्सेबल इवेंट क्या है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बच्चों, हाँ है ना भाई। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या समझा रहा हूं आपको बेटा। सर मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं क्वेश्चन पढ़ा दूं और आप उसका आंसर याद कर ले, मैं आपको फॉर्मूला देना चाहता हूं जिससे आंसर बनते हैं। क्लियर। केस कोई भी आ जाए बच्चों, हाँ है ना भाई। क्लियर। सो टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई। यहां तक पहुंच गए क्या बेटा आप, क्लियर। ये था हमारा सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 1। शायद आपको बात समझ में आई बेटा ये, क्लियर। सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 2 पता है क्या बोलता है बेटा, 5 गुड्स। कितने गुड्स बेटा, 5। ठीक 5 गुड्स ऐसे है जिन पे जीएसटी लगेगा
जिन पर जीएसटी लगेगा, बट कब से लगेगा? अभी नहीं लगेगा। गवर्नमेंट बताएगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, उस दिन से लगेगा, अभी इन पे जीएसटी नहीं लगता। 5 गुड्स, पेट्रोलियम वाले गुड्स बेटा, पेट्रोल डीजल होते हैं ना सर, कभी पिए आपने बेटा? नहीं? ओके ओके, सूंगा है उसको, अच्छा लगता है ना बेटा? ओके गुड गुड बेटा। सर सुनना रे सर, पेट्रोलियम गुड्स नाम लिख दूं बेटा मैं यहां पे? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, सर मोटर स्पिरिट कॉमन नोन एज पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ जो फ्लाइट में लगता है वो, और नेचुरल गैस। या लिखता हूं बेटा सर, ये वैसे नाम बुक में लिखे बेटा, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल जिसको हम डीजल बोलते हैं नॉर्मली बेटा, क्लियर, मोटर स्पिरिट जिसको प्यार से बोलते हैं पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ। ये 5 गुड्स ऐसी है जिन पे जीएसटी अभी नहीं लगता। और यह क्या लिखा है पता है सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 2 में कि सीजीएसटी शैल बी सीजीएसटी शैल नॉट बी लेविड ऑन दीज गुड्स, इट शैल बी लेविड फ्रॉम सच डेट which will be notified by the government on the recommendation of the GST council, और अब तक नोटिफाई नहीं किया। मतलब मतलब क्या है? इन पे जीएसटी नहीं लगता है, और क्या है? हाँ है ना सर? ना ये सर पता है क्यों? अगेन देखो, मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी कैन बी, मैंने क्वेश्चन अलग पूछा, मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी कैन बी 40%, और पेट्रोल डीजल पर और इन गुड्स पर बहुत हेवी टैक्सेस है बेटा ऑलरेडी गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी बेटा, है ना भाई? क्लियर। और बहुत बड़ा रेवेन्यू गवर्नमेंट का यहां से आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, और जीएसटी में अगर लेके आ गया तो मैक्सिमम रेट कैन बी 40%। इसलिए इन्होंने इस गुड्स को अभी भी इसमें मर्ज नहीं किया, क्योंकि जीएसटी के रेट कैन बी मैक्सिमम 40%। अभी अनाप शनाप टैक्स लगाते सर, ये बहुत भारी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स मर्ज कर लेना सर, लगभग 100% से भी ऊपर टैक्स लगता है सर इन पे, इतना टैक्स है साहब। क्लियर सर? इसीलिए, और आप देखना हर स्टेट में पेट्रोल डीजल की प्राइस अलग अलग होती है बेटा, होती है ना सर? क्यों? वो वेट का डिफरेंस है सर, हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने हिसाब से वेट लगा रखा है सर। हाँ है ना मालिक? क्लियर। इसको अब तक मर्ज नहीं किया, तो 8% टोटल कितनी गुड्स है जिन पे जीएसटी नहीं लगता है? 6 बेवड़ो, अरे 6 है ना? अरे बेवड़े, बेवड़ों पे जीएसटी क्लियर। तो घूम लो और झूम लो, दोनों पे जीएसटी नहीं है बेटा अभी। घूम लो और, अरे चूम लो नहीं रे सर, घूम लो और झूम लो, दोनों पे जीएसटी नहीं है सर। सर पर हां, इन दोनों पे अभी भी एक्साइज और वेट लगता है। एक्साइज और वेट इज लेविड ऑन दीज गुड्स। ठीक है मालिक, समझे? सो टोटल देयर आर 6 गुड्स। घूम लो और झूम लो। क्लियर? पक्का? डन। आइए सर, सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 की बात करता मैं आपसे। वो जोरदार लोग हो आप तो यार। सरकार, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 3। अच्छा यार एक चीज बताओ, ये जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है यार? सर ओ मालिक, जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है सर? इनडायरेक्ट टैक्स है सर। इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स गवर्नमेंट को कौन पे करता है बेटा? सप्लायर टैक्स पे करता है भाई, अल्टीमेटली रेसिपिएंट पे करता है, पर गवर्नमेंट को कौन पे करता है भाई?
सप्लायर टैक्स पे करता है बेटा, पर कुछ केस में सप्लायर बदमाश थे बेटा, गवर्नमेंट को भी उनसे डर लगता था बेटा, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया हम इनसे टैक्स ना ले पाएंगे। रेसिपिएंट को बोल दिया रेसिपिएंट हम तेरे से टैक्स लेंगे, वहां सिस्टम रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया बेटा? और वहां रेसिपिएंट को बोल दिया कि रेसिपिएंट तुम सप्लायर को केवल उसकी वैल्यू का पेमेंट कर देना, टैक्स तो हम डायरेक्टली तुमसे ही लेंगे। ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केस है। क्लियर? वहां सिस्टम क्या कर दिया बेटा? बोलो ना यार। वहां टैक्स कौन पे करेगा? रेसिपिएंट। क्लियर? सिस्टम क्या कर दिया बेटा? इसलिए उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं बेटा उसको? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और यूजुअली नॉर्मल कोर्स में जो टैक्स पे होता है वो होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं उसको। सर क्या बोलते हैं सर उसको? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स कौन पे करता है? गवर्नमेंट को बेटा। मतलब यूजुअली नॉर्मल कोर्स में सप्लायर टैक्स पे करता है, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। और सर एक्सेप्शनल केस में जहां गवर्नमेंट बोलेगी, हम बात करने वाले अभी सेक्शन 93 में, उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और वहां टैक्स कौन पे करता है? गवर्नमेंट को बेटा। रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा डायरेक्टली गवर्नमेंट को बेटा। नॉर्मली क्या होता है बेटा? रेसिपिएंट से सप्लायर टैक्स लेता है और सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। पर कुछ एक्सेप्शनल केस में जहां गवर्नमेंट ने रिवर्स चार्ज लगा रखा है, वहां क्या होगा बच्चे? रेसिपिएंट सप्लायर को टैक्स पे नहीं करेगा, डायरेक्ट रेसिपिएंट किसको टैक्स पे करेगा बेटा? गवर्नमेंट को पे करेगा। मैं एग्जांपल देके समझाता हूं, पर पहले मैं सेक्शन लिख दूं बेटा आपके लिए। सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 3। बहुत ही भारी बेटा। ये बोलता है गवर्नमेंट इज द पावर। क्या लिखा बेटा? आवाज यारी। गवर्नमेंट इज द एक मिनट। पावर पावर गवर्नमेंट को पावर दिया, गवर्नमेंट को हमने पावर दिया, मतलब डेलीगेटेड पावर है ना भाई। बिना पार्लियामेंट के ही ये अमेंडमेंट कर सकते हैं बच्चा, बिना ही पार्लियामेंट के ये बता सकते हैं बच्चों। क्लियर? क्या लिख दिया है बेटा? गवर्नमेंट इज द पावर, मतलब डेलीगेटेड पावर। और जीएसटी में जितने भी जगह पे यहां डेलीगेटेड पावर दिख जाएगा, वह 100% क्या लिखा होगा? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। यस या नो? गवर्नमेंट हैज द पावर दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई, नोटिफिकेशन इशू करके बता सकते हैं, दे कैन नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विस और बोथ। वो कुछ गुड्स और सर्विस और बोथ को नोटिफाई करके बता देंगे कि इन गुड्स इन सर्विसेज उनमें रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे टैक्स। हु विल बी लायबल टू पे टैक्स? रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे जीएसटी to the government directly under RCM, and all the provisions of the act will apply on the recipient as if he is the person liable to pay GST to government, full stop. अच्छा, आपको समझ में आ रहा बेटा सब कुछ? यू कंफर्टेबल ना बेटा? क्लियर? ठीक सर। अच्छा, जैसे आप लिखते हो बेटा कुछ, अगर मान लो लिखते लिखते कुछ पेंडिंग रह जाए और मैं आगे निकलता हूं, तो आई विल गिव द टाइम टू हैव अ क्लिक, है ना? आप बाद में क्लिक कर सकते हो बेटा। ओके,
ठीक है बच्चों, ये भी कंफर्टेबल तो है ना आपको सर? पक्का ना बच्चों? ठीक ठीक। देखो मेरा अल्टीमेट एम क्या है सर, हम यहाँ पे जितना टाइम है वो इफेक्टिव इतना अच्छा यूज करें सर कि वो हमारा माइंड बिल्कुल फ्लो में चलता रहे और सर पढ़ाई अपनी अच्छी हो बेटा। ओके सर। सरकार, गवर्नमेंट इज द पावर। क्या बोला मालिक? गवर्नमेंट इज द पावर दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विस और बोथ। और नोटिफाई करके बोल देंगे क्या, इन नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बोथ में रेसिपिएंट लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। और जहां पे भी रिवर्स चार्ज लगेगा वहां पर ऑल द प्रोविजन ऑफ द एक्ट विल अप्लाई ऑन द रेसिपिएंट एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। मतलब ये है कि यहां ऑप्शन नहीं है, यहां ऑप्शन, यहां बोल दिया रेसिपिएंट तुमको टैक्स पे करना, मतलब तुमको ही टैक्स पे करना है, बात खत्म। क्लियर? हम तो टैक्स आपसे ही लेंगे, तुमने सप्लायर को पे कर दिया, वी डोंट केयर, विल कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम यू ओनली। अच्छा, गवर्नमेंट ने भी सोच समझ के रखी कैसे, जैसे कोई, जैसे फॉर एग्जांपल कोचिंग फीस है बेटा, आपने कोचिंग फी दिया तो उसमें रिवर्स चार्ज नहीं लगाया बेटा, क्योंकि वो स्टूडेंट्स को थोड़ा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, टैक्स पे करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे बेटा यार। वहां सप्लायर समझदार लोग बेटा वैसे भी। अबे कोई डाउट है क्या? तो सर वो टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देंगे बच्चों, पर कुछ केस में जहां गवर्नमेंट को लगा कि हमसे ना हो पाएगा वहां रिवर्स चार्ज लगाया। मैं एक दो एग्जांपल दूं क्या आपको बेटा यार? तो क्या मजा आ जाएगा जीवन में सर। आपको दे दूं एग्जांपल मस्त वाले सर? चलो सर, शानदार वाला एग्जांपल दूं या ऐसे ही दे दूं? शानदार दूं? पक्का? जबरदस्त? चलो सर, माहौल जबरदस्त, शानदार। आउट ऑफ इंडिया से सुनना, मस्त पॉइंट। एग्जाम्पल भी मैं आपके हिसाब से बनाता हूं सर, ठीक है? रशिया, वो तो सर्विस ऐसी बेटा, जिस पे टैक्स लगता तो है पर वो गवर्नमेंट को पता ही नहीं पड़ता है कि सर्विस हुई भी है क्या बेटा। सर वरना घर पे क्या बोलोगे, किस पे टैक्स पे किया है? सर सुन, नहीं नहीं, वो जब सही वक्त आएगा बताऊंगा, उस पे टैक्स नहीं है बेटा। ओके ठीक ठीक ठीक, बताऊंगा मैं आपको। ओके ओके, इधर, बट टिल देन बी सेफ। पॉइंट ये मेरा आपसे कि सर सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान पढ़ाई पे लगाते रहिए बेटा। सरकार, पॉइंट ये मालिक, आउट ऑफ इंडिया से अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया है, क्या इंपोर्ट किया बेटा आपने? तो गुड्स के इंपोर्ट पे लगता है कस्टम ड्यूटी। क्या लगता है बेटा? और कस्टम के साथ में आईजीएसटी भी लगता है, पर वो भी मेरा टॉपिक नहीं है, उसको छोड़ दो भी आप, ठीक है? तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे बेसिकली क्या लग रहा है बेटा? कस्टम्स। और कस्टम के साथ साथ में आईजीएसटी वो ले लेते बेटा, वो कस्टम जब लगेगा तभी लेंगे बेटा, ठीक है? अभी मेरा वो पॉइंट नहीं है। तो बेसिकली इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम लग रहा है बेटा। पर अगर आपने आउट ऑफ इंडिया से सर्विसेज इंपोर्ट करी, क्या इंपोर्ट करी बेटा आपने? गुड्स इंपोर्ट नहीं किया बेटा, आउट ऑफ इंडिया के किसी पर्सन से आपने सर्विसेज इंडिया में ली है बच्चों, तो उस पर आईजीएसटी लगता है। क्या लगता है बेटा उस पर? ठीक है? हम इंटरस्टेट सप्लाई जब देखेंगे तब उसमें आता है कि ये इंटरस्टेट सप्लाई के स्कोप में आता है और उस पर आईजीएसटी लगता है। वैसे ये इंटरनेशनल है ट्रांजेक्शन, आउट ऑफ इंडिया से रशिया से आपने सर्विस ली बेटा इंडिया में, यस मतलब क्या है? हमने तो कभी ली नहीं बेटा, आपने ले ली सर। सर आउट ऑफ इंडिया से आपने इंडिया में सर्विसेज ली, तो वैसे ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, पर फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी इसको क्या बोलते हैं बेटा? इंटर स्टेट। हम पढ़ेंगे ऐसा आईजीएसटी एक्ट में बेटा, अगर आपके सिलेबस में होगा तो, ठीक है? तो सर इस पे क्या लगता है बेटा? आईजीएसटी। क्या लगता है बेटा? आईजीएसटी, ठीक है? अब एग्जांपल दूंगा तो मजा आएगा सर आपको। तो अभी मैंने बताया आपको इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे क्या लगता है बेटा? इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, अरे इंपोर्ट ऑफ गुड्स लगता है कस्टम्स। इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे क्या लगता है? कस्टम्स। इंपोर्ट ऑफ सर्विस पर आईजीएसटी। वैसे इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम प्लस आईजीएसटी लगता है, पर वो छोड़ो। सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे क्या लगता है बेटा? यह था समझ में आपको मेरा? पक्का बेटा पॉइंट? ओके, मान लो आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में सर्विसेज ली बेटा, सर्विस सप्लायर था कौन?
मिस्टर डॉन। डॉन से सर्विसेज ली इंडिया में किसने? मिस्टर कौन ने। डॉन से सर्विसेज इंडिया में ली किसने? कौन ने। वैल्यू ऑफ सर्विस था कितना बेटा? सपोज 10 lakhs, सपोज 10 lakhs। सर आउट ऑफ इंडिया से आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी बेटा। सर आपने आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में सर्विसेज इंपोर्ट करी। सर वैल्यू ऑफ सर्विस कितना था बेटा? आवाज आ रही सर? 10 lakhs। उसमें मान लो लगता है क्या? आईजीएसटी सपोज 18% वाज द रेट। कितना हो गया बेटा? 1,80,000। टोटल हो गया कितना बेटा? 11,80,000। 11,80,000 का बिल था। मान लो 2 मिनट सर, सर्विस प्रोवाइडर कौन? डॉन। डॉन का है बेटा? आउट ऑफ इंडिया। सर्विस रेसिपिएंट कौन? बता रहा हूं ना कौन, पूछ थोड़ा रहा बेटा। सर्विस रेसिपिएंट कौन? बता रहा हूं मैं, पूछ थोड़ा रहा हूं। सर्विस प्रोवाइडर कौन? सर्विस रेसिपिएंट कौन? कौन? अब सर कौन ने डॉन से सर्विस ली बेटा? सोचो अगर पूरा 1180 कौन ने डॉन को पे कर दिया होता, जिसमें 180 क्या है बेटा? आईजीएसटी। आईजीएसटी किसका रेवेन्यू बेटा? इंडियन गवर्नमेंट का बेटा। क्लियर? सर अब उसमें से 180 डॉन गवर्नमेंट को पे करना चाहिए बेटा, इंडिया वाली गवर्नमेंट को। आपको लगता है डॉन इंडिया में आके अच्छा टैक्स पे करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है जीएसटी में पहले तो बेटा? कोई डोनेशन का बॉक्स तो है नहीं जो 180 डाल के चला गया बेटा। क्लियर? रजिस्ट्रेशन करा के बोलना पड़ेगा ना मैंने पे किया, ये अमाउंट इतना आ रहा है। ठीक है? तो सर आपको लगता है डॉन हिंदुस्तान में आके जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएगा, टैक्स पे करेगा, रिटर्न फाइल करेगा? क्या टैक्स पे करेगा? क्या इंडियन गवर्नमेंट उसको पकड़ पाएगी? क्यों नहीं? क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। अरे इंडिया वालों से कलेक्ट नहीं हो पा रहा भाई। इंडियन गवर्नमेंट इंडिया वालों से टैक्स नहीं ले पा रही, आउट ऑफ इंडिया के खाक ले पाएगी बेटा? अरे ये से नो, ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इश्यू बन जाएगा। आउट ऑफ इंडिया वाले लोगों से टैक्स इंडिया में लेके आना बेटा। इसलिए गवर्नमेंट ने वहां सिस्टम को रिवर्स कर दिया और वहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया और वहां मिस्टर कौन को बोल दिया कि तुम जब डॉन को पेमेंट करोगे तब केवल 10 लाख का ही पेमेंट करना, उसको जीएसटी का अमाउंट पे करना ही मत। और ये 180 जो है ये मिस्टर कौन डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगा बेटा। हाँ है ना मेरे मालिक? क्लियर? तो 10 लाख तो वो पे करेगा किसको? डॉन को। और 180 डायरेक्ट किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को। कौन पे करेगा? बताता रहा हूं कौन पे करेगा। क्लियर? तो सर ऐसे केस में कौन गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा? 180। मैं बता रहा हूं कौन गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा? 1,80,000 रुपये। हाँ है ना भाई? क्लियर? डॉन को कितना पे करेगा? डॉन को कितना पे करेगा? 10 लाख। और 180 हु इज पेइंग? कौन कौन है? रेसिपिएंट है। रेसिपिएंट किसको टैक्स पे कर रहा है? नॉर्मली कौन पे करता है? सप्लायर। यहां सिस्टम क्या कर दिया? रिवर्स। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अच्छा क्या गवर्नमेंट को मजा आ रहा है कि रिवर्स चार्ज लगा दो, कहीं पे फॉरवर्ड चार्ज लगा दो? ऐसा इस तरह के केसेस थे जहां गवर्नमेंट के प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था टैक्स कलेक्ट करना, वहां रिवर्स चार्ज लगाया। हर केस में नहीं लगाया बेटा। सेकेंड एग्जाम्पल दूं मैं आपको बेटा? एक और दो एग्जाम्पल। बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रिकवरी एजेंट्स। अच्छा लिस्ट ऑफ गुड्स भी है, लिस्ट ऑफ सर्विसेज भी है जो नोटिफाई करी गवर्नमेंट ने। लिस्ट ऑफ गुड्स हमारे कोर्स में नहीं आती, लिस्ट ऑफ सर्विसेज हमारे कोर्स में आती है, पर उसका मैंने अलग से चैप्टर दे रखा, तब मैं पढ़ाऊंगा आपको सारी पॉइंट। ठीक है? अभी तो एक दो एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूं कि होता क्या रिवर्स चार्ज। सर सेकंड एग्जांपल, बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते बेटा?
रिकवरी एजेंट अपॉइंट करते हैं, वसूली भाई करते ना सर, जो अपना लोन का ईएमआई वगैरह पे नहीं करते टाइम पर, उनके लिए वसूली भाई अपॉइंट होते हैं बेटा। वसूली भाई जितना वसूली करेंगे उसका एक सर्टेन परसेंटेज उनको कमीशन मिलता है बेटा। तो वसूली भाई आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू होम बैंक। अरे भाई वसूली भाई, अच्छा ये सारे एग्जांपल उस चैप्टर में आएंगे वापस पूरे बेटा, ठीक है। तो आपका ध्यान इधर होना चाहिए सर, आपको आंसर देना, आपको इन्वॉल्व होना है बेटा। चीजें मैं याद करा दूंगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ध्यान दो बेटा। अरे मेरी गारंटी है आप बाहर निकल के बात करना, आपको चीजें याद रहेगी सर। उस लेवल से पढ़ाऊंगा कि आप किसी से बात करके समझा सकते हो उसको ये क्या होता है। क्लियर, वो मेरा टारगेट है सर। ओके, जो टॉपिक आपने पढ़ लिया उस टॉपिक के यू मस्ट बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बात खत्म। ओके, वो लेवल से आपको पढ़ना है, उस लेवल से मैं वो पढ़ाना है सर। ओके मालिक, सुनना बात को ध्यान से। सर रिकवरी एजेंट वसूली भाई आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बैंक। देखो मैंने क्या कहा, हाँ हाँ बोलने में तकलीफ होना बेटा, यहाँ पे तो हूं तो करनी पड़ेगा सर। तो सर वसूली भाई आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बैंक्स। बैंक उसके बदले में उनको क्या देता बेटा, कमीशन। तो वसूली भाई आर द सर्विस प्रोवाइडर। क्लियर, बैंक इज द सर्विस रेसिपिएंट। अब सोचो वसूली भाई अपना कमीशन का जो बिल लिख रहे हैं, क्लियर, उस पे अगर 18% जीएसटी लगा दिया और बैंक ने अगर वसूली भाई को वो जीएसटी का अमाउंट दे दिया, रिकवरी एजेंट वसूली भाई गुंडे बेटा। क्लियर, क्या आपको लगता है वो वसूली भाई जीएसटी में जाके रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रिटर्न फाइल करेंगे, टैक्स पे करेंगे, गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे वो लोग? 2 ऑफिसर उनसे रिकवरी करने गए बेटा, वापस आए ही नहीं बेटा सर। क्लियर, गवर्नमेंट ने बोल दिया हमसे ना हो पाएगा। वो वसूली भाई दुनिया से वसूल कर रहे हो और तुम उनसे वसूल कर पाओगे क्या? इसलिए गवर्नमेंट ने वहां क्या लगा दिया, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और बैंक को बोल दिया माफ करे, आप रिकवरी एजेंट को उनका कमीशन का वैल्यू दे दो, पर जो उस पर टैक्स बनता है वो हम डायरेक्ट आपसे लेंगे, हमसे उनसे टैक्स रिकवरी ना हो पाएगा। तो वहां क्या लगा दिया बेटा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और वहां बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए गवर्नमेंट डायरेक्टली। तो सर वसूली भाई को केवल कमीशन का अमाउंट दिया जाएगा, उस पर जीएसटी का अमाउंट जो है वो बैंक डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करेगा बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर। तो इस तरह के कुछ केसेस है जहां पे रिवर्स चार्ज लगाया, इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए, जहां प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था या बहुत डिफिकल्ट था गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना, वहां सिस्टम को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, रिवर्स चार्ज लगाया। और ये कोई रिवर्स चार्ज नया नहीं है, सर्विस टैक्स जब हुआ करता था तब भी सेम थे बेटा पॉइंट। इनफैक्ट ये डॉन कौन वाला एग्जांपल तो मैं 13 साल से पढ़ा रहा हूं बेटा। क्लियर, समझे मेरी बात? क्योंकि मैं बता रहा हूं ना आपको, कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होते। अरे क्लियर, समझे मेरी बात बेटा? पक्का, डन। तो सरकार, गवर्नमेंट के पास पावर की, वो चाहे तो कुछ गुड्स और सर्विसेज को नोटिफाई कर देगा जहां रिवर्स चार्ज लगेगा बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर। और वहां टैक्स कौन पे करेगा, रेसिपिएंट पे करेगा। ठीक है, ठीक सर। आइए मालिक, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 4। स्टाइल में बोलना है क्या? स्टाइल में बोलूं, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 4, ऐसा? इससे आगे मत बढ़ो बेटा, बस बस बस। अगेन 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 देख लो क्या लिखा है मैंने सर, जल्दी से देखो। गवर्नमेंट इज द पावर। जैसे ही पावर बोल दो मतलब क्या है सर, वो डेलीगेटेड पावर। पर जीएसटी के साथ लो है जहां पे हमेशा क्या मिलेगा बेटा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी। बाकी कहीं भी पावर लिखा है मतलब समझना वो क्या है, डेलीगेटेड पावर। कभी भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देके अमेंडमेंट कर सकती है बिना पार्लियामेंट के बेटा। ओके बेटा, ठीक। तो गवर्नमेंट इज द पावर दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई। They can notify certain रजिस्टर्ड पर्सन। वो रजिस्टर्ड पर्सन को नोटिफाई करके बोल सकते हैं कि अगर, अच्छा एक बार पहले बोल देता हूं फिर लिखता हूं बेटा मैं। अच्छा नॉर्मली ये होशियारी, क्या बंदे को खड़ा करूं बेटा मैं? सिर्फ एक बंदा काफी है भाई। सर सुनना, पॉइंट मेरा आपसे ये है कि मान लो सर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं बेटा,
मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। मैंने आपसे कोई गुड्स परचेज किया बेटा हो सकता है ना यार, आज देखो बाहर रेस्टोरेंट वाले ही सर बहुत सारे लोग वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। सर मैं तो जीएसटी में रजिस्टर्ड बेटा, एक तो मार्केट में तो जीएसटी में रजिस्टर्ड बेटा, उन्होंने मान लो उनसे चाय मंगाई बेटा, हाँ है ना भाई, तो क्या वो चाय पे जीएसटी लगाएंगे बेटा? आवाज नहीं आ रही यार, क्यों नहीं? दे आर नॉट अ टैक्सेबल पर्सन बेटा, क्योंकि ना वो रजिस्टर्ड पर्सन है ना वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है बेटा। क्लियर? सो वो टैक्स नहीं लगाएंगे बेटा, पर गवर्नमेंट को पावर दे दिया कि वो चाहे तो ऐसे कुछ सप्लाईज को नोटिफाई कर सकते हैं कि वो सप्लाईज, वो गुड्स या सर्विसेज जो नोटिफाई कर दी, वो अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करी, अगर किससे परचेज करी बेटा? किसने परचेज करी? तो देखो अनरजिस्टर्ड तो रजिस्टर्ड नहीं है बेटा, वो तो टैक्स पे करेगा नहीं बेटा। तो गवर्नमेंट बोलिया कोई बात नहीं मंगल, तू तो समझदार है, तू तो रजिस्टर्ड है, तू टैक्स पे कर देना अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अच्छा, ऐसा 8% एक ही पर्सन नोटिफाइड है, बिल्डर। कौन नोटिफाइड है बेटा? एग्जाम्पल समझूंगा तो जल्दी समझ में आएगा बेटा ये वाला, ठीक है? अभी समझ में नहीं आया मुझे पता है, वक्त लगता है। बिल्डर को नोटिफाई किया सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 4 में, किसको नोटिफाई किया बेटा? बस एक ही पर्सन नोटिफाइड है, बिल्डर, जिसको प्यार से लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं क्या? डेवलपर। क्या बोलते हैं सर? या प्रमोटर? चलो छोड़ो ना, अभी बाद में बताऊंगा मैं आपको, अभी इसका चैप्टर आएगा तो बताऊंगा। प्रमोटर बोलते बेटा उसको, वैसे आप बिल्डर लिख दो अभी, आप टेम्पररी इधर इधर, ए होशियारी, बिल्डर से क्या जल्दी समझ में आएगा सर आपको। प्रमोटर लिखा है लॉ के अंदर, ठीक है? होशियारी, बिल्डर। बिल्डर को बोल दिया कि बिल्डिंग बनाने के लिए तूने सीमेंट जो परचेज करी है वो रजिस्टर्ड पर्सन से ही परचेज करना। किसे परचेज करना बेटा? तो रजिस्टर्ड पर्सन मान लो आप हो, सीमेंट के डीलर हो बेटा आप क्या बेचते हो बेटा? सीमेंट के डीलर हो आप, जीएसटी में रजिस्टर्ड हो आप। सब जब सीमेंट का बिल मेरे को लिखेंगे, क्या लगाएंगे बेटा बिल पे? जीएसटी। अरे क्या लगाएंगे बिल पे? मैंने खरीद लिया बेटा सीमेंट आपसे, क्लियर, और मैंने बिल्डिंग बना दी बेटा, फ्लैट बना के बेच दी बेटा मैंने आपको, हाँ है ना मालिक? ठीक। पर अगर मैंने 1 रुपए की भी सीमेंट अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीद ली, किससे खरीद ली बेटा? तो वो तो अनरजिस्टर्ड बेटा। मान लो 1 लाख रुपए की सीमेंट खरीदी बेटा, वो उस पर जीएसटी लगाएंगे नहीं बेटा। तो उस 1 लाख पर मान लो जीएसटी रेट 18% मान लो, या 28% है सर, तो उसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, उस बिल्डर को 1 लाख पे मान लो 18% टैक्स है, तो 18,000 रुपए किसको पे करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। कौन पे करेगा बेटा? बिल्डर। क्लियर? समझे मेरी बात? तो सर बिल्डर जीएसटी में रजिस्टर्ड है बेटा, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, उसने नोटिफाइड गुड्स, क्या बेटा? नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज अगर परचेज किया, किससे बेटा? अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो ऐसे केस में बिल्डर विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा, हाँ है ना भाई? ये समझ में आएगा बेटा? अब लिख दू बेटा मैं यहाँ पे। अच्छा वैसे बता रहा हूँ मैं आपको, सेक्शन नंबर 9(3), 9(4 दोनों रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है बेटा, हम दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में बेटा, अभी मैंने केवल हिंट दिया आपको बच्चों। ओके मालिक? ठीक। तो सर सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 4 बोलता है क्या? गवर्नमेंट हैज द पावर दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई अ सर्टेन रजिस्टर्ड पर्सन, और उन रजिस्टर्ड पर्सन ने इफ आरपी मतलब रजिस्टर्ड पर्सन, इफ सच आर रजिस्टर्ड पर्सन purchases notified goods or service or both from any unregistered person, then recipient मतलब registered person shall be liable to pay GST
to the government directly under reverse charge mechanism and all the provisions of the act will apply on recipient as if he is the person liable to pay GST to the government. ओके मालिक, कौन टैक्स पे करेगा बेटा? रेसिपिएंट जो बिल्डर है बेटा. क्लियर? एट प्रेजेंट केवल बिल्डर ही नोटिफाइड है और कोई नोटिफाइड नहीं है इस सेक्शन में बेटा. तो सर सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 4 बोलता है क्या? अनरजिस्टर्ड पर्सन से, क्या बोला सर? अनरजिस्टर्ड पर्सन से नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ने नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस परचेज किया तो रेसिपिएंट जो रजिस्टर्ड है वो टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम बेटा. हाँ है ना भाई? अरे यहां तक बात समझ में आई? अरे यस या नो? क्लियर? ये था सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 4. अभी क्या सेक्शन नंबर, हाँ बस एक सेकंड. सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 5. अच्छा, आपने कभी ओला, उबर, रैपिडो नाम सुना है क्या? ये कवर है सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 5 में और ये लोग लायबल होंगे, पर ये टू बी कंटिन्यूड माहौल के साथ बेटा. हाँ है ना भाई? क्लियर? तो सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 5 में आपको अभी नहीं पढ़ा रहा, ये कल बात करेंगे बच्चों. क्लियर सर? हाँ, अभी एक काम करो, जो मैंने स्लाइड्स आज लिखी है केवल लास्ट वाला 1 मिनट के लिए रोटेट करूं सारी बेटा. मैं सिर्फ लास्ट वाला, चलिए कोई सारी कर रहा हूं एक बार, पहले लास्ट वाले कर लेता हूं बेटा. आप लोग जो भी वीडियो क्लासेस में बेटा प्लीज हैव अ क्लिक ऑफ दी स्लाइड्स. क्लियर? इन स्लाइड्स को कॉपी कर लीजिए. और हाँ, रिक्वेस्ट सर, बुक से आपको पढ़ना शुरू करना है बेटा. पर हाँ, आज यहां से देख लो कि चलेगा बेटा. कल से आपको जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपके लिए मैं यहां सब कुछ पढ़ा के दूंगा बेटा. बस जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं वो बुक में लिखा हुआ है, उसको एक बार रिवाइज भी करना रहेगा आपको बेटा. ओके क्लियर? तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल तक जाएगा बच्चों. ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द डे. माहौल के साथ पढ़िए बेटा. एंड सर लव यू लॉट. भारत माता की ऑल द बेस्ट बेटा. अच्छा, एक बार जस्ट हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड बेटा. मैं शुरू से निकाल रहा हूं बेटा, आज जो पढ़ा है मैंने यहां से हमने आज शुरू किया बेटा. प्लीज हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड्स. लाइव वालों को बुक्स डिस्पैच कर दिया है, आपको ट्रैकिंग आईडी आ गया होगा. ट्रैकिंग आईडी नहीं आया तो हमारे ऑफिस में कांटेक्ट करो. जो भी वीडियो क्लासेस में उनको बुक डिस्पैच हो चुका है ऑलरेडी. और जो हमने आज पढ़ा है प्लीज उसको एक बार रिवाइज जरूर करिएगा आपके एंड पर. थैंक यू बेटा. संडे मेरे ख्याल से क्लास नहीं है कल. ओके, मंडे. अच्छा, अब तो मंडे मिलने वाला है. हम कल छुट्टी आपके? मजा जीवन में, माहौल जबरदस्त, शानदार. ऑल द बेस्ट बेटा. पर ये केवल इसी संडे हो रहा है बेटा आपके लिए ना. अगले संडे क्लास हो जाएगी सर, देखेंगे सर. ओके, चलिए सरकार, थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस. थैंक यू सो मच. माहौल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. कर दो स्टॉप. वीडियो क्लास वाले बाय बाय. माहौल.